हेलो फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसा कि टाइटल दिया हुआ है चैप्टर का, पावर शेयरिंग मतलब पावर को शेयर करना। अब आपको स्क्रीन पे एक डिफिनेशन दिख रही होगी पावर शेयरिंग की, उसे नोट कर लीजिए। इस डिफिनेशन का मतलब यही है कि पावर शेयरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पावर को शेयर करते हैं बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पावर शेयरिंग इसलिए की जाती है जिससे कि जो पावर है वो एक हाथ में ना रहकर बहुत सारे लेवल्स, ऑर्गन्स या फिर लोगों में बढ़ जाए, जिससे क्या होगा कि वो एक दूसरे पर चेक बनाए रखेंगे, मतलब एक दूसरे पर नज़र रखेंगे कि कोई अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने क्लास 9th में डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा था। हमने देखा था कि ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है इन विच द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो इसमें अगर आपने देखा तो डेमोक्रेसी का एक अच्छा पहचान यही होता है कि उसमें पावर होती है वो किसी एक हाथ में ना रहकर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। यही ओवरव्यू में भी दिया है चैप्टर के। और हमने ये भी देखा था कि थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जहाँ पे जितने भी वर्क होते हैं वो लॉ बनाने के काम होते हैं, जैसे हमारा पार्लियामेंट आ गया इसमें। और सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव, मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमारे इसमें आईएएस हो गए, ये सारे ऑफिसर्स हो गए जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं कंट्री में। और थर्ड होता है जुडिशरी, मतलब कोर्ट आ गए इसमें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इससे क्या होता है कि अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है, यानी कि पॉलिसी रॉन्ग हो गई या फिर कुछ अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उस पर वो एक्शन लेते हैं। अब क्या होता है, ये जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की वो एक दूसरे पर चेक बनाए रखती हैं। तो इसलिए क्या है कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है तीनों गवर्नमेंट में। कोई भी गवर्नमेंट जो है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ये नहीं कह सकता कि वो इंडिपेंडेंट है, अपने अकेले कुछ भी लॉ को बना के या फिर कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यही होता है एक अच्छे डेमोक्रेसी की पहचान की पावर को शेयर किया जाए। अब इस चैप्टर में क्या है कि हम दो केस स्टडी देखेंगे, मतलब दो स्टोरीज़ देखेंगे दो कंट्रीज़ की। एक है बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका। देखेंगे कि एक कंट्री जहाँ पे पावर को शेयर किया गया वहाँ क्या हुआ, और एक कंट्री जहाँ पे पावर को शेयर नहीं किया गया वहाँ पे क्या हुआ। तो पहला आता है बेल्जियम का। तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में। अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो हरियाणा स्टेट जो कि इंडिया में है उसके एरिया से भी छोटा एरिया है बेल्जियम का। और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। अब क्या है कि इसका जो पॉपुलेशन है वो है 1 करोड़, मतलब कि हरियाणा के पॉपुलेशन का आधा। अगर हम बात करें इसके इथनिक कंपोजिशन की, तो 59% लोग यहाँ पे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लोग यहाँ पे वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं। और रिमेनिंग जो 1% हैं वो बेल्जियंस हैं जो कि जर्मन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ की कैपिटल सिटी ब्रसल्स की, तो वहाँ पे इसका उल्टा है। वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच स्पीकिंग कम्युनिटी के हैं। अब हमने ये सब तो देखा, बट इथनिक कंपोजिशन होता क्या है। तो जैसा कि हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन के लोग रहते हैं और वो लैंग्वेज भी अलग अलग बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो उसी ग्रुप मेंबर्स के साथ रहना चाहेगा जिससे उसकी कॉमन रिलीजन मैच करती हो, कॉमन लैंग्वेज बोलते हों और कॉमन हिस्ट्री हो। तो यही होता है इथनिक ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक ग्रुप है जिसमें सभी लोग जर्मन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उन लोग में एक कॉमननेस है कि वो लैंग्वेज को लेकर कि वो जर्मन बोलते हैं। तो वो सभी लोग एक साथ रहना पसंद करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यही चीज़ होता है इथनिक। आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्या था कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिच और पावरफुल थी, जिससे क्या हुआ कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जितने भी एजुकेशन फैसिलिटी थी वो सब बाद में मिल पाई, जिससे कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन क्रिएट हो गया।
और ये टेंशन 1950s और 1960s के बीच हुआ। और ये जो टेंशन था ये ब्रसल्स में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल प्रॉब्लम थी, जहाँ मतलब पूरे कंट्री में डच स्पीकिंग जो पीपल थे वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन कैपिटल सिटी में वो माइनॉरिटी में थे। तो ये एक वहाँ की स्पेशल प्रॉब्लम थी। अब बात आती है श्रीलंका की, जो कि एक आइलैंड नेशन है और ये कुछ किलोमीटर्स पे है, जो कि हमारा तमिलनाडु स्टेट है उसी के कुछ किलोमीटर पर है श्रीलंका। अगर हम बात करें इसके पॉपुलेशन की तो वो है 2 करोड़, जो कि हरियाणा के सेम है। और अगर श्रीलंका के इतने कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं, मतलब जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। 18% तमिल स्पीकर्स हैं, जो कि तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। और तमिल्स में भी 2 सब ग्रुप हैं। एक तो है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि जो श्रीलंका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, मतलब जो पहले से ही श्रीलंका में रहते हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स भी बोला जाता है, जो कि 13% है। अब जो रेस्ट बचते हैं वो है इंडियन तमिल्स, जिसको जब इंडिया में ब्रिटिश की कह सकते हैं आए थे ब्रिटिशर्स, तो वो इंडिया में जो इंडियंस थे उनको आइलैंड्स पे भेजा करते थे प्लांटेशन वर्क के लिए। तो जब कुछ इंडियंस थे जो कि श्रीलंका में गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर, तो वो वहीं पे बस गए थे और उनके जो जनरेशन थी वो वहीं पे आगे बढ़ी, तो इसलिए वहाँ पे वो इंडियन तमिल्स के नाम से जाने लगे। अब क्या होता है, जितने भी श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नॉर्थ और ईस्ट कंट्री के पार्ट में रहते हैं और मोस्टली वो बुद्धिस्ट हैं, जबकि उसमें से कुछ जो हैं तमिल में अगर हम देखें तो कुछ लोग उसमें हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, और 7% जो है क्रिश्चियन भी हैं, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों कम्युनिटी के में आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन हुआ होगा, मतलब बेल्जियम में जो जहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी ज़्यादा थी वो एडवांटेज ले सकती थी, और अगर हम बात करें श्रीलंका की तो वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, तो वो एडवांटेज ले सकती थी। इससे कंट्री में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा थे, और ऐसा भी था कि कंट्री का पार्टीशन ही हो जाता। पर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने इस प्रॉब्लम से कैसे उनको निकाला, किस तरह से उसने हैंडल किया, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।